जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब इस एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस एग्ज़ाम में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ईवीएस इस एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट विषय है। आज की क्लास में हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉप 100 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से पूरे ईवीएस को कवर कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, इसीलिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन है हमारे जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। तो साथियों, पर्यावरण के अंदर क्या क्या आता है? जीवीय घटक आते हैं, भू आकृतिक घटक भी आते हैं, अजैव घटक भी आते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण सभी घटकों से मिलकर बनता है। ठीक है, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसों का समूह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल, वायुमंडल, जलकण, जलमंडल। तो साथियों, उसको वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी वायु पाई जाती है उसे हम वायुमंडल कहेंगे। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गैसें पाई जाती हैं साथियों, वो भी तो वायु में ही मिली होती हैं, तो ये हमारे वायुमंडल ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु है एक, क्या है वायु? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। बहुत पूछा जाता है साथियों ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायु क्या है? तो वायु में क्या होता है, कहीं वायु में कोई गैस ज़्यादा है और कहीं वायु में कोई गैस जाता है। यौगिक में सारी चीज़ें एक फिक्स अनुपात में मिली होती हैं, तो ये यौगिक नहीं है, तत्व नहीं है, और ये मिश्रण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रण का मतलब है कई सारी चीज़ें तो मिली हों लेकिन उनका कोई एक फिक्स रेशियो ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27%, 50%, 78%। तो साथियों, नाइट्रोजन की मात्रा हवा में होती है 78%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 21% क्या होती है? ये होती है ऑक्सीजन। ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये साथियों 21% होती है। आप ये याद रखना। तो साथियों, जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है ये दोनों मिलके हवा का 99% पार्ट को कवर कर लेती हैं। बाकी की जो गैसें हैं वो 1% में ही होती हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि सबसे पहले, या हम इसे पहला भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वाशिंगटन, जेनेवा, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस आयर्स। तो साथियों, जो हमारा पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय बताना है, कहाँ है? ऑप्शन है हमारे जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनेवा कहाँ है साथियों? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहाँ है जिनेवा आपका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है,
का मुख्यालय कहाँ है, यूएनईपी का मुख्यालय। ये इस विषय के अंदर ऐसे जो क्वेश्चन है मुख्यालय के ये पूछे जाते हैं साथियों। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों ऑप्शन है हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो ये नैरोबी में है, केन्या में, ठीक है, केन्या में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूछा जाएगा आपसे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में साथियों लागू हुआ था 1986 में, ठीक है, 1986 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको सीधा सीधा अच्छे से याद कर लेना है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा एनजीटी, एनजीटी जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनजीटी, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो एनजीटी का होता है साथियों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनजीटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल वही एनजीटी है, प्रभावी हुआ, ये कब से प्रभावी हुआ साथियों, ये पूछा गया है। तो साथियों एनजीटी अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इको मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट में लगा लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन से समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण होने पर ही ये इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछा साथियों, सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूरी पृथ्वी का। ऑप्शन है जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैव मंडल। तो साथियों जलमंडल का मतलब जल वाला भाग जहाँ जीव रहते हैं, ठीक है, स्थलमंडल स्थल वाला भाग, जैव मंडल मतलब जल थल वायु का सारा वह भाग जहाँ जीव रहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, खुद जैव मंडल ही हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परतंत्र है, परतंत्र नहीं ये पारिस्थितिकी तंत्र है साथियों, ठीक है, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब, वन, धान का खेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों तालाब, तालाब तो प्राकृतिक होता है, ठीक है, और कृत्रिम भी हो सकता है। वन प्राकृतिक होता है, ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। लेकिन जो धान का खेत है वो कृत्रिम ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धान का खेत एक कृत्रिम पारतंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरे विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन है हमारे समुद्र, घास का मैदान, वन और पर्वत। अब आप समझ रहे होंगे साथियों इन सब में जो समुद्र है वही सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है वही सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, मानव कहाँ है खाद्य श्रृंखला में। तो साथियों एक निर्माता है, निर्माता केवल एक प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता केवल एक द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। तो साथियों सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में कौन आता है, तो उत्पादक आते हैं, उत्पादक। और उत्पादक कौन होता है, हरे पौधे, ठीक है, ये हरे पौधे होते हैं, ये होते हैं उत्पादक। फिर हरे पौधों को खाने वाला कौन होता है, शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी को हम बोल देते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अगला होता है शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी को बोल देते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो अब मनुष्य कहाँ कहाँ है,
मनुष्य शाकाहार भी कर लेता है और मांसाहार भी कर लेता है। इसका मतलब प्राथमिक भी हो जाएगा और द्वितीयक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का स्थान रखता है। ठीक है, दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर बताना है साथियों। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, शरभक्षी जंतु, हरित पादप। तो साथियों प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत उत्पादक आते हैं। कौन आता है इस स्तर पे? उत्पादक। और उत्पादक कौन होता है? उत्पादक होते हैं साथियों हरे पौधे। अब ये क्यों आते हैं? क्योंकि प्रथम पोषक स्तर है, यहाँ भी किसी का पोषण हो रहा है। ये भी सूरज से प्रकाश प्राप्त करके क्लोरोफिल वगैरह की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जितने भी हरे पौधे। तो ये प्रथम पोषक स्तर होता है, यहाँ पे ये भी पोषण करते हैं। तो हरित पादप प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताना है साथियों। सूर्य होता है साथियों, सौर ऊर्जा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया हमें जो एनर्जी मिल रही है वो सूरज से ही मिलती है। सबसे पहले कहाँ से मिलती है? सन से। और सन के बाद जो एनर्जी है वो किस पर आ जाती है? तो पौधों पे आ जाती है। पौधे इस एनर्जी को लेके भोजन बना लेते हैं। पौधों के बाद किस पे आती है एनर्जी? शाकाहारी पे जा रही है। ठीक है, और शाकाहारी के बाद किस पे जा रही है? मांसाहारी पे जा रही है साथियों, मांसाहारी के पास। और मांसाहारी के बाद ये एनर्जी कहाँ जा रही है? सर्वाहारी पे जा रही है। ऐसे करके एनर्जी आगे आगे बढ़ती रहती है। और ध्यान रखना, सन जितनी एनर्जी पौधे को देगा, सन जितनी एनर्जी पौधे को देगा, पौधे से अगले उसमें जाएगी केवल 10% एनर्जी, बाकी का ह्रास हो जाता है। अगले में फिर 10% एनर्जी। तो ऊर्जा हमेशा हर स्तर पर कम होती चली जाती है, इतना याद रखना। ठीक है साथियों, तो इसीलिए ऊर्जा का अगर हम पिरामिड बनाएंगे तो वो हमेशा सीधा ही बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये तो हमने देखो अभी डिस्कस कर लिया। कौन सा होता है? तो ये हमेशा सीधा ही होगा। ठीक है, पहले पोषक स्तर पर ज़्यादा ऊर्जा होगी, दूसरे पे कम, तीसरे पे कम, और कम ही होती चली जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर पर कौन होता है? तो मैंने सबसे पहले अभी बताया था साथियों आपको कि सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उनको ऊर्जा का पोषक स्तर होता है। उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, लेकिन सबसे लास्ट में सर्वाहारी। तो सर्वाहारी हमारा उच्चतम पोषण स्तर पर हो जाएगा। ऑप्शन सी हम यहाँ करेक्ट कर देंगे। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी साथियों सर्वाहारी है, क्योंकि वो शाकाहार भी कर लेता है और मांसाहार भी कर लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। तो साथियों चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। जब ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा था तब पेड़ों से चिपक चिपक कर पेड़ों की रक्षा की गई थी, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन है, जिसका मुख्य प्रणेता साथियों सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा से पहले ही ये आंदोलन किसी ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक रूप ले गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, नीम, केला, बबूल। तो साथियों वो है यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है ये बताना है। मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो साथियों इनमें से सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में, शंकुधारी वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो साथियों सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब है सर्वाधिक जीवों की जातियाँ, तरह तरह के जीव, तरह तरह के पक्षी, सब कुछ
जितने भी जीव हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जातियाँ तो ये पाई जाती हैं साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, कश्मीर घाटी में? तो साथियों शांत घाटी इसका आंसर होगा, साइलेंट वैली। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? जैव विविध हॉटस्पॉट बताना है साथियों। ठीक है, तो ये है हमारा पश्चिमी घाट। आप याद रखना, पश्चिमी घाट पर बहुत तरह की जातियां पाई जाती हैं, बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, इसलिए एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट दोनों नाम है साथियों इसके, किससे संबंधित है? कौन से संघ से संबंधित है? तो ये साथियों IUCN से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUCN ही जारी करता है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है? रेड डाटा बुक में जो सूचना होती है साथियों वो ऐसे जीव जंतुओं की होती है जो लुप्त प्राय हैं। ठीक है, जो लुप्त होने वाले हैं, अति संकटग्रस्त हैं, जिन पर बहुत ही रेड अलर्ट है, खतरा है। ठीक है, तो लुप्त प्राय पौधों और पशुओं की, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या, गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण पूछा है। गिद्ध भारत में क्यों ज़्यादा तेजी से घट रहे हैं? तो साथियों जो हमारे मवेशी होती है ना, पशु, उनको अगर दर्द होता है तो उनको एक पेन किलर दिया जाता है, डाइक्लोफिनेक। इस दवा के कारण पशुओं में एक पॉइजन क्रिएट हो जाता है और जब वो पशु मर जाता है, गिद्ध उसके मांस को खाते हैं, तो इस डाइक्लोफिनेक दवा के कारण ही गिद्धों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संबंधित हैं? तो साथियों रामसर साइट के बारे में आपने खूब सुना होगा। जो रामसर सम्मेलन है वो वेटलैंड से संबंधित होते हैं, आर्द्र भूमियों से। तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे, तो साथियों 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला है हमारा, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो साथियों भारत के अंदर जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 में पारित हुआ था। ठीक है, 2002 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिएगा इस पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित वृक्ष बताना है साथियों। तो एक वृक्ष है सिकोया डेंड्रोन, सिकोया डेंड्रोन। तो यहाँ सिकोया दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो साथियों थोड़ा सा समझा दूं, जब सन से, ये मान लीजिए कि सन है, सन से जब विकिरण आता है नीचे पृथ्वी पर, तो सन और पृथ्वी से जो सन से, तो साथियों सन से जो विकिरण आ रहा है पृथ्वी की तरफ वो लघु विकिरण होता है। वो सारी गैसों के परिमंडल को, जितने भी गैस हैं बीच में पृथ्वी के ऊपर जो भी वातावरण है उसे पार करके धरती पर आ जाता है, और जब वो पृथ्वी से टकरा जाती है विकिरण तो वो दीर्घ पार्थिव विकिरण में बदल जाती है जो गैसों को पार नहीं कर पाती। यानी कि जो गैसें हैं कुछ, वो उस विकिरण को खुद में सोख लेती हैं और पृथ्वी का वातावरण गर्म होता चला जाता है। तो क्या है ये ग्रीन हाउस प्रभाव? ये गैसें हैं जो कि विकिरण को सोख लेती हैं और पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना देती हैं। ठीक है, तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, यही होता है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हरित ग्रह प्रभाव भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें वृद्धि किससे होती है? तो साथियों इसके लिए बस एक ही गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होती है, उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों इस वीडियो में आपके लिए जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्वेश्चन पे स्टार नहीं लगवाऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। आप सारे क्वेश्चंस को बराबर समझिए, एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौन सी ग्रीन हाउस गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धान के खेत से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो साथियों धान के खेत से निकलती है मीथेन। मीथेन, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु क्यों परिवर्तित हो रही है तेजी से? उसका कारण है साथियों, ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण। तो ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, प्रदूषण भी है बढ़ता हुआ, ओजोन का क्षरण भी है, यानी कि ये सभी हमारे सही आंसर हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सभी के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? ज़्यादा सर्वाधिक योगदान दे रहा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का? तो साथियों वो देश है चीन, जो डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीन एक नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे आता है साथियों अपना भारत, ठीक है, भारत। ये याद रखना, भारत का नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? ऐसा देश भी है कि हर देश के हिस्से में कुछ कार्बन क्रेडिट है कि भाई वातावरण भी खराब ना हो, इतना इतना कार्बन तो तुम उत्सर्जित कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करना भी जरूरी है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका जो मानक है जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर रहे, यानी कि उनको कहते हैं हम कार्बन नेगेटिव देश। तो ऐसा देश है साथियों भूटान, ठीक है, भूटान। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये बताना है साथियों। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है साथियों, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? तो ओजोन परत के बारे में सब जानते होंगे साथियों। जब सूरज से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं तो ये उनको शोख लेती है और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देती है, ठीक है। तो क्या करती है ये, पराबैंगनी किरणों से हमारे जीवन की रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों ओजोन परत की पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक है, ये ध्यान रखना, समताप मंडल पे। और समताप मंडल में भी इसकी जो सघनता है वो 25 किलोमीटर के आसपास अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो मेन गाढ़ापन है, इसका सघनपन है, वो 25 किलोमीटर के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में? तो मैंने अभी क्लियर कर दिया साथियों, ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र का कारण है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो साथियों एक गैस है जिसका नाम आपने सुना होगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन छिद्र होता है। अब ओजोन छिद्र का मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं होता कि उस ओजोन की पूरी लेयर में एक छेद हो गया हो, अरे वहाँ पे ओजोन का जो सघनपन है, गाढ़ापन है, बहुत हल्का हो गया है, ठीक है, इसीलिए उसे ओजोन छिद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। कहाँ पर ओजोन छिद्र है? भारत के ऊपर नहीं, अफ्रीका के ऊपर नहीं, अंटार्कटिका के ऊपर यस, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर ओजोन में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है साथियों। ओजोन बहुत हल्की हो गई है तो वहाँ से सूरज की रेज ज़्यादा पड़ रही है और अंटार्कटिका धीरे धीरे पिघल रहा है और समुद्र में वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा? तो सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है,
तो साथियों उग्रवाद इसका कारण नहीं है, शहरीकरण कारण है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन झूम कृषि इसका प्रमुख कारण है। झूम कृषि क्या होती है, एक स्थान पर खेती कर ली, जंगलों को काट लिया, खेती कर ली, फिर आगे बढ़ गए, दूसरी जंगलों को काट लिया, वहाँ खेती कर ली, धीरे धीरे झूम की खेती से क्या हो रहा है, नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन ह्रास यानी वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास है वही वन ह्रास का प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्र होना चाहिए, किसी भी देश में कितना क्षेत्रफल कम से कम संतुलन बनाने के लिए होना चाहिए। तो साथियों वो 33%, 33% क्षेत्र तो होना ही चाहिए वनों का, ठीक है। और हमारे जो देश है भारत, भारत में आज कितना है साथियों, भारत में अगर वन क्षेत्र की बात करें तो लगभग 22% है। तो ये पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए कम है, सही नहीं है, 33% तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद रखना साथियों 1972 में वन्य और जीव, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हो रहा है, वन संरक्षण अधिनियम नहीं है, अलग अलग हैं सारे अधिनियम कब कब लागू हुए हैं, इनकी डेट आपको अलग अलग ही याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। अगला है साथियों भारत में वन संरक्षण अधिनियम, अब इसमें जीव नहीं है, वनों को बचाना है, वन संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ ये बताना है साथियों। तो ये 1980 में है, 8 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम। पहले वन्य जीवों को बचाया है हमने, आप ऐसे समझ लीजिए, उसके बाद वनों को बचाया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है। तो ये साथियों देहरादून में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है। तो साथियों सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा मैती आंदोलन, मैती आंदोलन के जनक कौन है। तो साथियों मैती आंदोलन के जनक हैं कल्याण सिंह रावत जी, कल्याण सिंह रावत जी मैती आंदोलन के जनक हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार। तो साथियों ये दिया जाता है वन और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर WWF का प्रतीक है, सिंबल है। तो साथियों जॉइंट पांडा, जॉइंट पांडा WWF का क्या है, प्रतीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में कुल सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित हैं। किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। इसका मतलब ये पूछा है कि किसी भी देश का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रतिशत में कौन से देश के पास है, किस देश में सर्वाधिक वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो साथियों वो देश है सूरीनाम। सूरीनाम में पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन है क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लेना साथियों, आप स्टार लगा लेना, 2 3 4 जितने लगाओ कम है। तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऑप्शन ए ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अगला क्वेश्चन है साथियों एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है। तो एशियाटिक बब्बर शेर गुजरात का जो गिर वन है ना वहाँ पाया जाता है, गिर वन में एशियाटिक बब्बर शेर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये किसके लिए है, तो ये साथियों हंगुल के लिए बहुत फेमस है, हंगुल, ठीक है, हंगुल के लिए। और कश्मीरी मृग, कश्मीर स्टैग, कश्मीर मृग के लिए है, दोनों के लिए, हंगुल और कश्मीर के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी हंगुल या कश्मीर स्टेक, दोनों के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है? इनमें से बताना है साथियों, ये जो दिए हैं ये सब राजस्थान के हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका दूसरा नाम भी है एक फेमस, उस नाम से भी क्वेश्चन आता है, घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं इसे, ठीक है, घाना पक्षी विहार, आप ध्यान रखना ये भी इसका नाम है। तो घाना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सूची में शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडे को पुनर्वासित करना है तो किस राष्ट्रीय उद्यान में काम चल रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है ये काम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरिस्का और रणथंभौर, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? सरिस्का और रणथंभौर का बताना है। तो साथियों ये बाघ, सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान के हैं और ये बाघ के लिए फेमस हैं, बाघ को यहाँ संरक्षित किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला, प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ है? तो भारत की जो पहली डॉल्फिन वेधशाला साथियों वो बिहार में है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, स्टार लगा लीजिए जितने लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कहाँ है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो साथियों ये मणिपुर में है, मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर की एक झील है लोकटक झील, कौन सी झील साथियों? मणिपुर की झील लोकटक झील में है ये केबुल लामजाओ। तो किस झील में अवस्थित है यही पूछा गया है, तो लोकटक झील में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, ये एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, झील में है, तैरता राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, नंदा देवी जैव मंडल, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? तो साथियों ये है उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का, तो साथियों आपने गुजरात सुना होगा, गुजरात में एक स्थान है कच्छ, तो साथियों गुजरात के कच्छ में है जंगली गधों का अभ्यारण्य। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? प्रथम तितली उद्यान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ठीक है, जितने स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो प्रथम तितली उद्यान भारत का है बंगलुरु में, बंगलुरु में, बेंगलोर में, ठीक है। और इसका नाम है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, आप याद कर लेना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना, हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लें आप इस पे भी। तो ये 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई है भारत में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? अब विश्व का पूछा है साथियों, वर्ल्ड का, तो सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है इंग्लैंड में, ठीक है, और उसका नाम है क्यू वानस्पतिक उद्यान इंग्लैंड में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, कोयला साथियों इसे नवीकरणीय थोड़ी है, ठीक है, ये तो पारंपरिक कह सकते हैं, इसे पारंपरिक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन एक ये नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं है, ये सब खत्म हो सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अच्छा स्रोत है इसका। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट समझा जाता है कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त हो जाएगा, तो ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। तो कोयला तथा पेट्रोल की समाप्ति होने का खतरा, किस नहीं साथियों, की समाप्ति होने का खतरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के किस रूप में
प्रदूषण की समस्या नहीं होती। यानी कि एनर्जी का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता? तो साथियों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आप, इसको पूछा जाता है बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो साथियों जेट्रोफा। जेट्रोफा की फसल। जेट्रोफा एक ऐसा पौधा होता है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? किसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो साथियों मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जिससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने ये भी देखा था जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी। साथियों ये जो तीनों हैं इनसे हम बायोडीजल तीनों से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बायोडीजल इन तीनों से कर सकते हैं बायोडीजल तैयार, और मक्का से कर सकते हैं एथेनॉल तैयार। ठीक है, मक्का से एथेनॉल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एथेनॉल मक्का से, और बाकी का जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी से बायोडीजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथ, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण तो सौर ऊर्जा है, सबसे बिल्कुल है ही नहीं उसका प्रदूषण। लेकिन अब हमारे ऑप्शन है उनमें से बताना है। डीजल। डीजल तो गलत है, ये बहुत प्रदूषण करता है। कोयला भी गलत है, ये भी प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल भी करता है। साथियों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब एक ऐसा नया ईंधन है, अब इसकी हाइड्रोजन ट्रेन भी चलने लगी है, आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन ही ऐसा है जो बहुत कम प्रदूषण करता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहते हैं मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को? तो साथियों एंथ्रोपोजेनिक एक वर्ड है जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? सबसे पहले निम्नीकरणीय का मतलब समझ में आना चाहिए, जिसका अपघटन हो जाता है, जो टूट जाता है, बिखर जाता है और दोबारा से मिट्टी में मिल जाता है। तो प्लास्टिक नहीं है साथियों, ये जल्दी से नहीं मिलती, बहुत बेकार चीज़ है। पॉलीथीन भी ऐसा ही है, पारा भी ऐसा ही है, ये सब जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ठीक है, रबर। रबर तो साथियों रबर जैव निम्नीकरणीय में आती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वो धातु बतानी है जो वाहनों के धुएं से निकलती है और वायु को प्रदूषित करती है, वायु प्रदूषण करती है। ऑप्शन है मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों वाहनों के धुएं में लेड निकलता है। ठीक है, लेड, पीबी निकलता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लेड पीबी है, यही हमें फेफड़ों के रोग करता है, बीमारियां करता है, और ये हवा को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो साथियों सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन को CH4 लिखते हैं, जानते हो ना, तो मीथेन होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है जो साथियों प्रदूषण का संकेत देता है हमें? शैवाल नहीं, कवक नहीं, लाइकेन यस। तो लाइकेन वो पौधा है जो प्रदूषण का संकेतक है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लाइकेन होता क्या है? तो लाइकेन शैवाल प्लस कवक से जो मिलकर बनता है उसे सैक कहते हैं हिंदी में। सै मतलब शैवाल का पहला अक्षर, कवक का पहला अक्षर क, सैक, और इंग्लिश में बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं? कौन से प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं? तो साथियों वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए, तो अम्ल वर्षा साथियों जहाँ आ जाए वहाँ आप ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा में साथियों नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस H2SO4 भी होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों ही याद रखेंगे। यहाँ नाइट्रिक अम्ल दिया है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऐसा कौन सा देश है पृथ्वी पर जिसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? तो साथियों वो देश है
नॉर्वे, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। भूमिगत जल को कौन सा प्रदूषित करता है? भूमिगत जल को कौन खराब करता है? तो साथियों आर्सेनिक। भूमिगत जल जहां आ जाए वहां आर्सेनिक याद रखोगे, आर्सेनिक हमारे भूमिगत जल को खराब करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो साथियों जो ग्रीन मफलर है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। साथियों आपको पता होगा, आप जानते ही होंगे कि गाड़ियों में भी मफलर का यूज किया जाता है एज ए साइलेंसर। साइलेंसर से पहले मफलर लगाया जाता है जिससे कि आवाज़ कम आए। ऐसे ही ग्रीन मफलर कहते हैं बड़े बड़े पेड़ों को रोड के सहारे लगा देना, जिससे कि जो ध्वनि प्रदूषण है वाहनों का वो कम हो जाए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ये ध्वनि को सोख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित हो गया? ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण। यस होता है। जल प्रदूषण ये भी होता है, जब मृदा में ज़्यादा उर्वरक होंगे वो पानी के साथ बह के पानी में जाएंगे तो पानी को भी खराब करेंगे। वायु प्रदूषण, जब हम किसी भी उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करते हैं, रसायनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारी वायु भी प्रदूषित हो जाती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो साथियों आपने सुना होगा मिक, MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट था वो गैस, मिक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, चेरनोबिल, चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध है। साथियों ये रूस में हुई थी ये घटना। चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुई थी? रूस में। और ये कैसी घटना थी? तो एक नाभिकीय दुर्घटना थी। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना, नाभिकीय दुर्घटना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर दिए हैं शायद कुछ रसायन दिए हैं इधर, और इधर क्या दिया है? इधर दिया है उनकी बीमारी, होने वाली बीमारी। तो साथियों पारा, पारा से मिनी माता रोग होता है, ये बिल्कुल सही बात है, होता है। ठीक है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, बहुत अच्छा है, होता है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी होता है। फ्लोराइड आयन से अपच, अपच नहीं होती साथियों फ्लोराइड आयन से, यही गलत है। फ्लोराइड आयन से एक बीमारी होती है दांतों की, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। ठीक है, ये आप याद रखना। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ इस स्लाइड से आपको साथियों कुछ बीमारी याद हो जाएंगी। पारे से कौन सी बीमारी होती है? तो मिनी माता होती है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हैं आप लगा लें। ठीक है, आपसे ये साइंस में पूछ लिया जाएगा, ABS में पूछ लिया जाएगा, स्टैटिक GK में पूछ लिया जाएगा, कहीं भी पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 में लागू हुआ था, 1974 में, 1974 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर इसकी बात करें तो साथियों ये राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो साथियों ये नई दिल्ली में है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है? तो ये पर्यावरण में जो सार्थक योगदान होता है इसलिए दिया जाता है, पर्यावरण में सार्थक योगदान के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉरलॉग पुरस्कार, वॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों जो वॉरलॉग पुरस्कार है वो कृषि में जो अद्भुत काम होता है उसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है वॉरलॉग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, टायलर पुरस्कार, ये पूछा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। टायलर पुरस्कार कई बार पूछा गया। ये किस चीज़ के लिए? तो ये है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार लगा लेना इस पर जितने लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निरोध दिवस। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू प्रतिरोध दिवस, ठीक है, तंबाकू निरोध दिवस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध एक्ट। आपदा प्रबंध एक्ट बनाया गया था, इसका सन बताना है साथियों। तो आपदा प्रबंध एक्ट 2005 में बनाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, शॉर्ट में बोलेंगे हम NCDM। NCDM कहाँ स्थित है? तो साथियों जो NCDM का मुख्यालय है, ऑफिस है NCDM में, वो बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है साथियों, तो गुजरात में स्थित है, ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भितरकनिका विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, ये कहाँ स्थित है भितरकनिका? तो साथियों जो भितरकनिका है ये ओडिशा या उड़ीसा में स्थित है, पुराना नाम उड़ीसा, नया नाम ओडिशा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री घास। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य स्रोत है, यानी कि समुद्र से जो भोजन मिलता है, स्पेशली समुद्री घास, शैवाल, वो किसका प्रमुख स्रोत है? तो साथियों वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारी राजधानी में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं? किस नहीं है साथियों, किसे होगा, किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं? तो साथियों वो जगह है मोन्टाना। मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक, पूरे विश्व में सर्वाधिक जो अस्थि पंजर हैं, जीवाश्म है डायनासोर के, वो मोन्टाना से मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, WHO की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताना है साथियों। तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो साथियों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस कौन सा है? तो साथियों इकोर्निया विश्व को परेशान कर रखा है इस जलीय घासफूस ने, जिसे आप इस नाम से जानते होंगे जरूर, जलकुंभी, ठीक है। इकोर्निया उसका नाम है, साइंटिफिक नेम। तो इकोर्निया यानी कि जो जलकुंभी है, ये विश्व की सर्वाधिक जलीय घासफूस ऐसी है जो समस्यात्मक है। इसकी समस्या का मतलब हल नहीं है लोगों के पास, ये पूरे एरिया को घेर लेती है, पूरे पानी को ऊपर से घेर लेती है, इतना वृद्धि करती है खुद में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों आज हमने इस एनवायरनमेंट की क्लास को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये क्लास आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।